गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल द कैडेट्स। जैसा कि एग्ज़ाम टाइम सिर पर है और आप तैयारी में लग चुके हो, आप एफसीबीसी कॉमन सब्जेक्ट्स और एवरी टाइप का क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसी में आपको सहयोग के लिए एक अगला प्रश्न पत्र में आपको लेकर आया हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और इसके आधार पर आने वाला आपका एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, एनसीसी बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम आप दे सकें। तो इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस में मैंने एक एक क्वेश्चन कवर किया है और यह एक ऐसा कवर वीडियो होगा जिसमें कि पूरा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक ये इसमें कवर करना है। इसमें कहीं से कटौती नहीं की गई है, हूबहू यह क्वेश्चन पेपर जो मॉडल पेपर है या प्रीवियस पेपर है इसको मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया है। और यह वीडियो लंबी होगी, इसलिए आप पहले से ही तैयार हो जाइए ताकि आप एक देख लेंगे इसको तो आपके 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको अल्फ़ा ग्रेड आना ही आना है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, यह ड्रिल से ही क्वेश्चन होगा, पार्ट फर्स्ट में आएगा ड्रिल से क्वेश्चन जो कि 10 अंक दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें दुभाषीय बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर है और उसका आंसर भी मैंने प्रयास किया है बाइलिंगुअल देने का। ए में है ड्यूरिंग सेरेमोनियल परेड्स जनरल सैल्यूट गिवन टू डिग्निटरीज ऑफ रैंक ऑफ मेजर एंड एबव। जो सैल्यूट होता है जनरल सैल्यूट, वह मेजर स्तर के या उससे ऊपर के रैंक के जो भी अधिकारी अफसर होते हैं उनको दिया जाता है। जो बी में है सज की कार्रवाई में, सज में जो ड्रेसिंग की जाती है वो देख करके दर्शक यानी कि देख करके की जाती है। सी में है वर्ड ऑफ कमांड ऑफ द थंब इज गिवन ऑन लेफ्ट। थंब का जो कमांड है वो बाएं पैर से दिया जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द गार्ड ऑफ ऑनर टू द प्रेसिडेंट्स इज 150। जो राष्ट्रपति को दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर में जो कैडेटों की संख्या जो होती है वह 150 होती है। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टोज इन अ टेंशन पोजिशन इज 30 डिग्रीज। सावधान की स्थिति में पैरों के अंगूठों के बीच में बना कोण 30 डिग्री का होता है। एफ में है इन डबल टाइम्स मार्च द लेंथ ऑफ पेस इज 17 इंचेस। डबल टाइम मार्च में कदमों की जो दूरी होती है 17 इंच की होती है। जी में है ड्यूरिंग बी ऑर्डर्स ऑन द परेड ऑफ परेड्स, समीक्षा क्रम में मध्य से तेज चल, द परेड विल बी ऑटोमेटिकली हाल्ट आफ्टर टेकिंग 15 प्लेस। जो 15 कदम पर वो रुक जाना है, 15 कदम पर 14 चल के 15वें पर रुक जाना है। नंबर ऑफ कैडेट्स इन गार्ड माउंटिंग आर 8। गार्ड माउंटेन में कैडों की संख्या 8 होती है। इन विश्राम पोजीशन द हिल्स आर 12 इंचेस अपार्ट। जो विश्राम की अवस्था में एड़ी की दूरी 12 इंच की होती है। के में है द रेट ऑफ स्टेप्स पर मिनट इज स्लो मार्च इज 70। धीमी चाल के दौरान कदमों की दर 70 होती है। पार्ट 2 है वीपन ट्रेनिंग से क्वेश्चन होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। द इफेक्टिव रेंज ऑफ एसएलआर इज 300 मीटर। एसएलआर की प्रभावी रेंज 300 मीटर है। इनसाइड द बैरल ऑफ एसएलआर देयर आर 6 ग्रुप्स। एसएलआर के बैरल के अंदर 6 ग्रुप होते हैं। द मजल वेलोसिटी ऑफ एसएलआर इज 2700। एसएलआर की मजल वेलोसिटी 2700 होती है। द इफेक्टिव रेंज ऑफ 20.22 डिलक्स राइफल इज 25 गज और मीटर। डिलक्स राइफल प्रभावी रेंज 25 गज होता है। द इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ एलएमजी इज 30 राउंड। एलएमजी की मैगजीन की क्षमता 30 राउंड की होती है। नेम द राइफल प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड इन आर्मी, इनमरेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सेम। वर्तमान समय में भारतीय सेना के कौन सी राइफल प्रयोग हो रही है
इसका सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं को वर्णन कीजिए। इसमें जो आंसर दिया गया है, इसमें जो यूज हो रहा है जो सिंपली वह 7.6 mm राइफल, SLR, 5.56 mm इंसास, 7.62 mm LMG, AK-47, AK-56 पिस्टल। तो इसमें जो दिया गया है आप देखेंगे कि इसके जो निगेटिव एस्पेक्ट्स एक तरफ है और एक तरफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। क्या क्या है उसमें हम लोग देखते हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करेंगे हम, तो पॉजिटिव्स में ईजी टू रिपेयर है, ईजी टू अंजाम, ईजी टू मेंटेन। लेकिन इसका जो निगेटिव पहलू है, लो मजल वेलोसिटी दिया गया है, नो एडवांस वेपन्स, लैक ऑफ मोर राउंड्स। तो इस तरह के इसके पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट आर द आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर द क्लीनिंग ऑफ राइफल्स। राइफल्स को जो साफ सफाई करने के लिए कौन कौन की ज़रूरत, किस किस की ज़रूरत होगी। तो जो राइफल्स को सफाई करने के लिए कॉम्बिनेशन टूल है, गैस रेगुलेटर चाबी है, पेचकस है, आयल है, पुल थ्रू है, ब्रश है एंड चिंदी है। ये सफाई के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी बिग पार्ट्स यू कैन ओपन द 7.62 mm LMG, नेम देम। जो कितने भागों में आप खोल सकते हैं उसका नाम बताइए। तो आंसर है 5 भागों में खोल सकते हैं इसको। पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बट ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बाईपार्ट ग्रुप। This is the answer of question. If you can write in English also. पार्ट 3 NCC संगठन, NCC ऑर्गेनाइजेशन से जो क्वेश्चन होगा उसे आप देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिलिंग द ब्लैंक्स। भारत में NCC की स्थापना 1948 में हुई थी। इन 1948 NCC इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में NCC की कुल कितने मुख्यालय हैं, निदेशालय हैं। तो देयर आर 17 डायरेक्टोरेट्स इन इंडिया। सी में है NCC का ध्येय, मोटो क्या है। तो एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है। NCC प्रमाण पत्रधारी कैडेट के लिए IMA में प्रतिवर्ष कितने स्थान सुरक्षित हैं। तो 90 प्लेस रिजर्व्ड है NCC के कैडेट्स जो कि C सर्टिफिकेट होल्डर हैं। NCC में बालिकाओं के विंग की स्थापना 1948 में की गई थी। देखिए इसी में क्वेश्चन आ गया है, राइटर ऑफ NCC सॉन्ग इज सुदर्शन फकीर। जो सुदर्शन फकीर है वो राइटर ऑफ NCC सॉन्ग है हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। उसके जो राइटर हैं सुदर्शन फकीर हैं। जो नेशनल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आएगा, नेम द मेन फंडामेंटल ऑफ नेशनल यूनिटी। राष्ट्रीय एकता के मुख्य तत्व के नाम लिखो। तो आंसर है अनेकता में एकता, भौगोलिक एकता, राजनीतिक एकता, भाषा की एकता, सांस्कृतिक एकता। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जियोग्राफिकल यूनिटी, पॉलिटिकल यूनिटी एंड लिंगुअल इक्विटी एंड कल्चरल इक्विटी, कल्चरल यूनिटी। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। निम्नलिखित नेताओं के जन्म तिथियों को लिखो। महात्मा गांधी, तो आंसर 2 अक्टूबर 1869। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1814। यहाँ पर 14 होगा, 4 लिखा गया है, 14 लिखना है। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1989 इलाहाबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875। यहाँ भी जो सरदार पटेल का 31 अक्टूबर है, जो 30 लिखा गया है। डॉक्टर राजा राम मोहन राय 22 मई 1772। तो इस तरह से इन महान विभूतियों का जन्म तिथियाँ अंकित की गई हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द मेन हिंड्रेंसेज इन द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। भारत के जो एकता में मुख्य जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं।
भारत देश की राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाले मुख्य 5 अवरोध कौन कौन से हैं? तो आंसर है जातिवाद, कास्टिज्म, भाषावाद। दूसरा क्या है? भाषावाद, भाषावाद हो गया, क्षेत्रवाद, अशिक्षा, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, नेम एनी 5 रिलीजियस फॉलोड इन इंडिया। भारत में किन्हीं 5 धर्मों के नाम लिखिए। तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और जैन धर्म। इस तरह से 5 धर्म कोई भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट नेम एनी नेम ऑफ द रिलीजन्स। अगला क्वेश्चन होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप से, और राइट डाउन द ड्यूटीज ऑफ गुड सिटीजन। एक अच्छे नागरिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो एक अच्छे नागरिक के जो कर्तव्य हैं वो आंसर है संविधान, राष्ट्रगान का सम्मान करना। जो व्यक्ति राष्ट्रगान और उसका राष्ट्रगान का सम्मान करता हो, एक अच्छे नागरिक की ये क्वालिटी होगी। संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखता हो, जो पूरे भारत की एकता को बनाए रखे, कोई प्रकार की ऐसी एक्टिविटी न करे जो कि भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता के लिए घातक हो। देश की रक्षा के लिए तत्पर है, एक गुड सिटीजन होगा। ही विल बी रेडी टू बी सर्विस फॉर द आवर कंट्री। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करते हुए अच्छा नागरिक हो। सार्वजनिक संपत्ति मतलब कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे रेलवेज, बैंक या जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं उसको नुकसान न पहुंचाना। शिक्षा का प्रसार करता हो, एक अच्छा नागरिक का ये गुण होगा। अगला क्वेश्चन है राइट डाउन इम्पॉर्टेंट वैल्यूज टू बी फॉलोड इन योर डे टू डे लाइफ। आपके जीवन में महत्वपूर्ण मूल्यों के बारे में लिखिए। जो महत्वपूर्ण मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, वो कौन कौन से हैं? तो मूल्य एक नैतिक जिम्मेदारी है। नेतृत्व आपका मूल्य हो सकता है विश्वास, टीम वर्क, नेतृत्व, एकता, ईमानदारी, नवाचार, जो कुछ नया नया करता हो। राइट डाउन 10 लीडरशिप ट्रेट्स। जो लीडरशिप ट्रेट्स है, नेतृत्व के गुण है, उसको लिखना है। नेतृत्व के कौन कौन से गुण हैं? तो जो नेतृत्व के गुण हैं वो है, पहला है साहस, दूसरा नेतृत्व करना, न्याय करना, निर्णय लेना, व्यवहार कुशलता, विश्वसनीयता। इसके अलावा भी ऐसे गुण हैं जैसे कि आगे चलना, वन हु वॉक्स फॉरवर्ड, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो, जो जिम्मेदारियों को ले लेता हो, फिर अकाउंटेबिलिटी रखता हो, फिर वो जो है स्माइलिंग फेस वाला हो कभी भी, फिर विनोदी स्वभाव का हो। ये सब लीडरशिप के ट्रेट्स हैं। नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें रहनी चाहिए। राइट डाउन द रूल्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप्स। प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांतों को लिखना है। आंसर है प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत वो हो सकता है, पहला अपनी क्षमता एवं ज्ञान का उसमें सुधार करता रहे। आदर्श प्रस्तुत करता, आइडियल जो है दूसरे के लिए आइडियल हो, आइडियल प्रस्तुत करें। अपने अधीनस्थों का सहयोग करने की भावना, जो भी उसके फॉलोअर्स हैं या जो भी अधीनस्थ लोग हैं उनको सहयोग की भावना रखता हो। सही सामाजिक निर्माण करता हो, गुड सोशल कंस्ट्रक्शन करता हो, उत्तरदायित्व का विकास करता हो, उत्तरदायित्व उसके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी हो। डिजास्टर मैनेजमेंट से कोई जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजास्टर मैनेजमेंट? आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो आपदाएं आती रहती हैं और आपदा कब आ जाएगी यह जो है कोई नहीं जानता। आपदाएं जो होती हैं मैन मेड हो सकती है, नेचुरल हो सकती हैं। तो आपदा प्रबंधन के आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आंसर है प्राकृतिक आपदा अथवा मानवकृत घटनाओं जिनके परिणाम स्वरूप भारी जान माल की क्षति होती है उसे आपदा कहते हैं। प्रत्येक आपदा में मानव जीवन की हानि के साथ साथ संपत्ति की भारी हानि होती है। आपदा का प्रकोप एक निश्चित क्षेत्र में होता है जो विस्तृत क्षेत्र को अपने आगोश में ले लेता है। आपदा दैवी वज्र के समान गिरती है जो मानव को समाप्त
कर सकती है। प्राकृतिक आपदा पर नियंत्रण पाना मानव के वश का नहीं है। कुछ आपदा जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, आग लगना, तेल का रिसाव, सुनामी आदि हैं। इसको इंग्लिश में हम देखेंगे कि इंग्लिश में भी आप लिख रहे हो आंसर, तो आप यू कैन राइट डिजास्टर इज सच ए कैलामिटी दैट डिस्ट्रॉयज ह्यूमन बीइंग एज वेल एज प्रॉपर्टीज। इन ईच डिजास्टर with human being the relative physical property gets destroyed. Disaster is a vast like the natural lightning which end human beings. It's impossible to control disaster by human being. Some disaster are as following, like earthquakes, volcanoes, landslides, floods, fires, लीकेज ऑफ ऑयल, सुनामीज etc. क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, 5 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। तो मनुष्य कौन कौन से ऐसे डिजास्टर को क्रिएट कर देता है उसके बारे में लिखना है। आंसर है मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाएं निम्न है। द डिजास्टर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग और एज फॉलोज। फर्स्ट है अग्निकांड, डिस्ट्रक्शन ड्यू टू फायर, ट्रैफिक दुर्घटनाएं, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, बम विस्फोट, बम ब्लास्ट, आतंकवादी हमले, टेररिज्म, बांध का टूटना, डैम कोलैप्स, महामारी, पैंडेमिक। अभी 19 में आया था कोविड-19, जो महामारी एक ऐसा माना जाता था, किसी देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय एक ऐसा वायरस क्रिएट हो गया जो कि कोरोना वायरस कहा गया। तो ये मैन मेड डिजास्टर्स हैं। क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन के दौरान सिविल डिफेंस के कैजुअलिटी सर्विसेज के कार्यों को लिखिए। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द कैजुअलिटी सर्विसेज ऑफ सिविल डिफेंस सर्विसेज ड्यूरिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट। इस आंसर को पहले तो ये देखना सिविल डिफेंस क्या है। तो सिविल नागरिक सुरक्षा में जो लगे सेनाएं हैं, जैसे पुलिस है, लोकल पुलिस या होम गार्ड्स हो गए, ये सभी जो है सिविल डिफेंस यानी कि नागरिक सुरक्षा में लगे हुए पुलिस विभाग को हम मुख्य रूप से उसमें शामिल करेंगे सिविल डिफेंस के इंक्लूडिंग। आंसर है आपदा प्रबंधन के दौरान सिविल डिफेंस के जो कैजुअलिटी वर्क है, टास्क हैं, वो क्या क्या कर सकती हैं। तो नागरिक सेवा सिविल डिफेंस नियंत्रण करती है। वार्डन सेवा जनता एवं अधिकारी के बीच की कड़ी होती है। थर्ड है अग्निशमन सेवा आग बुझाने का कार्य करती है। जो फायर ब्रिगेड्स होते हैं वो भी सिविल डिफेंस ही, वो भी पुलिस के ही लोग रहते हैं, जो कि लोकल पुलिस होते हैं, उसमें होम गार्ड्स हैं या जो स्टेट पुलिस है या जो सेंट्रल पुलिस है, उसे हम सिविल डिफेंस के अंतर्गत रखते हैं। हताहत सेवा घायलों के उपचार हेतु तत्पर रहती है। संचार सेवा संपर्क की सुविधाओं का प्रबंधन करती है। बचाव सेवा रेस्क्यू सर्विसेज मलबे में दबे व्यक्ति को निकालना, जैसे भूकंप आ गया है तो उसको हटाने के लिए एक ऐसी सिविल डिफेंस सेवा होगी जो कि उसे कोई जो उसमें दबे हुए लोग हैं उसको निकालती है। प्रशिक्षण सेवा स्टाफ एवं जनता को प्रशिक्षित करने का काम करती है। तो कभी कभी एनसीसी कैडेट्स भी ये कार्य करते हैं जो कि सिविल डिफेंस के साथ मिल करके, और वो जो भी रेस्क्यूज होती हैं डिजास्टर्स में, आपदाओं में, वो कार्य करती है। तो ये भी क्वेश्चन जब आता है तो उसको अपने अनुसार बना करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन सोशल अवेयरनेस से है और इस पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है नीड्स ऑफ डिप्राइव्ड पर्सन्स। निर्बल वर्ग की आवश्यकताएं क्या क्या हैं। जो निर्बल है, गरीब है, वो उसको क्या क्या नीड्स चाहिए, तो उसके लिए हम लोग आंसर देखेंगे उसके लिए क्या क्या चाहिए, जो कि निम्नलिखित। निर्बल वर्ग या पुअर क्लास की आवश्यकता निम्नलिखित है। पहला है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। दूसरा पौष्टिक आहार, रिच डाइट चाहिए। पेयजल शुद्ध हो, प्योर ड्रिंकिंग वाटर हो। स्वच्छ आवास हो, क्लीन एकोमोडेशन हो। चिकित्सा यानी मेडिकल फैसिलिटी हो, उसको ये आवश्यकताएं होती हैं जो कि बहुत ही अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक सेवाओं के विभिन्न प्रकार लिखिए। सामाजिक कौन कौन सी सेवाएं हैं, सामाजिक सेवाओं के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो सामाजिक सेवाओं के जो विभिन्न प्रकार हैं वह ये इस तरह से मैंने बनाया है। सामाजिक सेवाओं के निम्न प्रकार हैं रक्तदान, ब्लड डोनेशंस, साक्षरता अभियान,
लिटरेसी प्रोग्राम, दहेज निवारण, नो डाउरी कैंपेन, बीमारियों के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस अगेंस्ट डिजीजेज, श्रमदान, मरीजों की देखभाल, पेशेंट्स केयर। 7 में है यातायात नियंत्रण, ट्रैफिक कंट्रोल। तो यह सामाजिक सेवाओं के प्रकार है जो कि कोई व्यक्ति करता है, कुछ अच्छा नागरिक करता है। इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि एनसीसी कैडेट्स के लिए भी आता है क्वेश्चन कि एनसीसी कैडेट्स कौन कौन सी सामाजिक सेवाएं कर सकता है, तो आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एनसीसी कैडेट को समाज सेवा की शिक्षा देने के 5 फायदे लिखो। राइट डाउन द 5 एडवांटेजेज ऑफ द टीचिंग सोशल सर्विसेज टू द एनसीसी कैडेट्स। बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर से देखते हैं जो एनसीसी कैडेट्स के मन में परोपकार की भावना उत्पन्न करना, ये लाभ होगा। बेनिवोलेंस की भावना होगी। उदारता एवं दया की भावना विकसित करना, निस्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर सेवा करना, सेल्फलेसनेस उसके अंदर करना, नेतृत्व की भावना विकसित करना, लीडरशिप ट्रेट्स, देश की सुरक्षा में योगदान देना, ये कार्य करते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी में तो इस तरह से एनसीसी कैडेट्स को हम तैयार कर सकते हैं और उसका ये लाभ होगा। अगला क्वेश्चन, राइट डाउन द रीजन्स फॉर द स्प्रेड ऑफ HIV एड्स। HIV एड्स के फैलने के कारणों को लिखिए। तो फर्स्ट है संक्रामक व्यक्ति से संबंध बनाना। यदि किसी व्यक्ति को एड्स है, चाहे पुरुष को या स्त्री को, तो उसमें जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ अगर करते हैं तो ये सीधे सीधे उसे एड्स फैलने की संभावना बढ़ जाती है। और सुरक्षित सुई लगाना, इसका मतलब किसी व्यक्ति को एड्स है, उस व्यक्ति को इंजेक्शन लगा करके सुई, उसी सेम सुई से अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी लगाया जाता है तो एड्स होने की संभावना 100% हो जाती है। तीसरा है एड्स संक्रमित माता द्वारा जन्म बच्चे। अगर किस महिला को एड्स की बीमारी है और उससे जो पैदा हुआ जो बच्चा होगा उसे एड्स होने की संभावना रहेगी। अगला है व्हाट इज वुमन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण क्या है। तो नारी सशक्तिकरण से मतलब है कि महिलाओं को ऐसे सशक्त कर देना, वैसे बना देना ताकि वो अपना स्वयं का निर्णय ले सके, अपना स्वयं रोजगार कर सके। नारी सशक्तिकरण क्या है? महिलाओं को आगे बढ़ाने एवं स्वयं के निर्णय लेने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है, जिससे कि वह समाज में व्यक्तिगत सीमाओं को पार कर आगे बढ़ सके और अपने विचारों को लोगों के सामने रख सके। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पारिवारिक सीमाओं को छोड़कर उन्हें अपने मन का विचार, अधिकार, निर्णय आदि से सभी पहलुओं में स्वतंत्र बनाने की आवश्यकता है। सेल्फ डिसीजन मेकिंग, उसे ऐसे बना देना है कि जो महिला है सेल्फ डिसीजन मेकिंग हो जाए, तो यह वुमन एम्पावरमेंट होगा। बियॉन्ड बाउंड्री वॉल ऑफ होम्स, घरों से बाहर निकले वो और अपने विचारों को व्यक्त करे। एक्सप्रेस दियर व्यूज, अपने विचारों को व्यक्त कर सके किसी भय, किसी डर के। एम्पावरिंग देम बाय एजुकेटिंग, और उन्हें शिक्षा दे करके और सशक्त बना सकते हैं। एम्पावरिंग देम बाय द इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, अगर उसे जो है आर्थिक रूप से सशक्त बना दिया जाए, उसे स्वयं कुछ ऐसा रोजगार करने लगे, कुछ ऐसा व्यापार या नौकरी जो भी है पढ़ाई करके वो करे, तो उसे हम एम्पावरिंग देम बाय इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लीडिंग इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में जैसे नेतृत्व करने की क्षमता हो, या जो कोई भी इस तरह की आप देखते हैं कि गांव में, ग्राम पंचायतों में भी महिलाओं का हिस्सेदारी बढ़ा है। तो इस तरह से महिला सशक्तिकरण या नारी सशक्तिकरण कह सकते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन से क्वेश्चन होगा 36 मार्क्स का। व्हाट आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स टू इंश्योर गुड पर्सनल हाइजीन, एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक तत्व तो क्या है, लिखो। पौष्टिक भोजन, तो आंसर है पौष्टिक भोजन, रिच डाइट होना चाहिए। शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइजेस होना चाहिए। इसके बाद है आनंददायक वातावरण, गुड इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि झगड़ा या इस तरह से ऐसा वातावरण हो जो कि उसके लिए खराब प्रभाव पड़े। अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स की भी होनी जरूरी है ताकि वो व्यक्ति एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति बना रहे। क्वेश्चन अगला है राइट डाउन द मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जल को स्वच्छ करने के तरीकों के बारे में लिखिए। तो जल को आंसर है जल को छानकर, फिल्ट्रेशन मेथड्स के द्वारा उसको हम शुद्ध कर सकते हैं।
उबाल कर बॉइलिंग मेथड्स के द्वारा, क्लोरीन द्वारा, क्लोरीन बाई आरओ, इस तरह से हम उसे पीने लायक बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि राइट डाउन द 5 वाटर बोर्न डिजीजेस, जल से होने वाले 5 बीमारियों के नाम लिखिए। तो 5 बीमारियों के नाम निम्नलिखित है: कालरा, डायरिया, पेचिस, दस्त, खसरा। तो इस तरह से ये बीमारियां हो गई जो कि दूषित जल से पीने से होंगी। राइट डाउन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ ए ओपन वाउंड, यदि खुली हुई चोट लग गई, घाव लग गया, तो उसे कैसे फर्स्ट एड देंगे? चिकित्सा फर्स्ट एड, डॉक्टर से ले जाने से पहले कुछ ऐसी फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार करना है जो आपको करना चाहिए। उसको क्या क्या करेंगे? तो आंसर है साफ पानी से धोना है उस घाव को, अगर खुला है। एंटीसेप्टिक से साफ करना, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम हो, स्प्रीट हो, उसे जो साफ करना है। घाव को खुला नहीं छोड़ना, यानी कि उसे बैंडेज या किसी चीज़ स्वच्छ कपड़े से बांध देना है। टीटी का इंजेक्शन उसमें शामिल है, हो सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्वाइन फ्लू, हाउ डज इट स्प्रेड। स्वाइन फ्लू क्या है? तो स्वाइन का मतलब ही सुअर होता है, पिग होता है, सुअर से फैलने वाला बुखार। तो स्वाइन फ्लू क्या है, यह कैसे फैलता है? तो आंसर है स्वाइन फ्लू एक घातक वायरस है, यह सुअरों से फैलता है। सबसे पहले यह पिग फॉर्म में रहने वाले व्यक्तियों को, जो मैक्सिको देश में पाया गया। ये वायरस 4 प्रकार के होते हैं: H1N1, H1N2, H3N2, H3N1। इसमें सबसे खतरनाक जो है H1N1 है। तो कुल मिला के स्वाइन फ्लू का मतलब कि स्वाइन का मतलब होता है पिग। इसके बाद इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है राइट डाउन 5 मेजर इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक गर्माहट, यानी कि पूरे दुनिया में जो गर्माहट हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके जो 5 प्रभाव लिखना है। क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं? तो जलवायु पर प्रभाव, क्लाइमेट चेंज आंसर है। जल संरक्षण प्रभाव, वाटर हार्वेस्टिंग चैलेंज है, पानी को इकट्ठा कर पाना मुश्किल है क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी रहती, तुरंत सूखता है। पर्यावरण पर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होता है, दूसरे पर्यावरण से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं। भूमि पर इफेक्ट ऑन सॉयल, मिट्टी पर प्रभाव होता है। तो इस तरह से यह ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य प्रभाव हैं। राइट डाउन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन कितने प्रकार के हैं तो उसको लिखना है। पोल्यूशन अब डिटेल में आप लिख सकते हैं: वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, भू प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, रेडियोधर्मी पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो इसको आप जो अगर डिटेल में लिखना हो, 10 अंक का है, थोड़ा सा बड़ा ही लिखना है, तो इसको हेडिंग बना करके आप लिखते चले जाएंगे। मैंने शार्ट में किया है। अब इसके बाद जो स्पेशल सब्जेक्ट जो है वह आर्म फोर्सेस से क्वेश्चन है। सिंस इंडिपेंडेंस राइट डाउन द मेजर वार्स ऑपरेशंस इन डिफेंस ऑफ आवर बॉर्डर्स। हमारे सीमाओं से लगने पर जो बड़ी बड़ी युद्ध, छोटे युद्धों और झड़प को नहीं लिखना है, जो बड़े युद्ध कौन कौन से हुए थे। तो आंसर में है चीन युद्ध, इंडो-सीनो वार जो 1962 में हुआ था, कश्मीर अभियान जो कि 1948 में आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान के साथ हुआ था, कश्मीर अभियान उसे कहा गया, 1948 में हुआ। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ, भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। इस तरह से ये मेजर युद्ध हैं। अगर इसमें बहुत कुछ बड़ा नहीं लिखना है, केवल क्योंकि 5 अंक का ही है। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग सर्विसेज, निम्नलिखित सेवाओं के कार्य लिखिए। एससी आर्मी सर्विस कोर का कार्य युद्ध काल में राशन एवं गाड़ियों की व्यवस्था करना है। पायोनियर सर्विसेज सड़क बनाने का कार्य करती है, मेक्स रोड्स फॉर द डिफेंस पर्पजेज। आरवीसी कुत्ता, घोड़ा या अन्य जानवरों की चिकित्सा का कार्य करती है। अब है मैप रीडिंग से क्वेश्चन है। मैप रीडिंग से ड्रा द कन्वेंशनल साइन ऑफ द फॉलोइंग, रूढ़ि चिन्ह बनाइए। तो समाधि कैसे बनेगा? तो समाधि को ऐसे बना देंगे, एक बुर्ज बना देंगे। हॉस्पिटल के लिए ऐसे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। टेम्पल बनाना हो तो टेम्पल का चिन्ह इस टाइप का बनेगा। फोर्ट, किला का चिन्ह चारों कोनों पर गोल कर देंगे। चर्च रहेगा तो चर्च पर जो है उसमें बना देंगे।
ड्रा द मिलिट्री सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित मिलिट्री चिन्हों को बनाइए। इन्फेंट्री प्लाटून, जो थल सेना का प्लाटून है, इस तरह से अगर कोई जा रहा हो तो इस तरह से चिन्ह बना होता है। आर्टिलरी बैटरी, जो कि बैटरी सेना जो है उसके लिए जो चिन्ह बनेगा वह होगा इस तरह का। सी में दिया गया है इन्फेंट्री बटालियन हेडक्वार्टर, तो इन्फेंट्री बटालियन हेडक्वार्टर के लिए जो चिन्ह बना रहेगा वह इस तरह से रहेगा, एक दोनों तरफ तिर्यक लाइन और ऊपर एक दो लाइन खींची रहेगी, जबकि ये रहेगा। डी में अगर बनाना रहेगा आपको या दिया रहे तो आर्म्ड स्क्वाड्रन का चिन्ह रहेगा, या एक जो आयताकार चिन्ह है उसमें एक गोल और फिर रेखा रहेगी। तो इस तरीके से हम जान जाएंगे। और फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, राइट टाइप्स ऑफ नॉर्थ एंड एक्सप्लेन। उत्तर दिशा को जो है आपको बताना है, तो उत्तर दिशा कौन कौन से होते हैं। मैप रीडिंग पढ़ रहे हो तो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ कौन कौन सी होती है, तो पहला जो है उत्तर है ट्रू नॉर्थ, वेयर नॉर्थ पोल एक्सिस्ट। ट्रू नॉर्थ, इसको वास्तविक उत्तर किसको कहेंगे, जिस ओर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव हो। जहाँ से आप खड़े हैं वहाँ से आप देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव जो होगा वह ट्रू नॉर्थ कहलाता है मैप रीडिंग में, जब भी आप मैप रीडिंग कर रहे हो। उसके बाद जो सेकेंड है वह है ग्रिड नॉर्थ, यानी ग्रिड लाइन्स मैप्स देखते हैं ग्रिड लाइन्स रहती हैं, ऊपर नीचे बनी हुई रेखाएं ऐसे बनी रहती हैं, उसे ग्रिड नॉर्थ कहते हैं। तो ग्रिड नॉर्थ मानचित्र प्रदर्शित पूर्व रेखाएं ऊपर की ओर जिस दिशा में संकेत करती हैं उसे ग्रिड उत्तर कहते हैं। ग्रिड उत्तर, जिसमें कि उत्तर दिशा का संकेत बना रहता है। इसके बाद तीसरा है मैग्नेटिक नॉर्थ, वेयर कंपास इंडिकेट्स। जो कंपास दिशा सूचक जो यंत्र है उसकी सुई जिधर लेके जाती है वह मैग्नेटिक नॉर्थ कहलाता है। चुंबकीय उत्तर, कंपास की सुई जिस दिशा की ओर संकेत करती है उसे हम चुंबकीय उत्तर कहते हैं। तो तीन नॉर्थ समझ गए, एक जो है ट्रू नॉर्थ वास्तविक उत्तर, दूसरा ग्रिड नॉर्थ और तीसरा मैग्नेटिक नॉर्थ। तो फिर से एक बार समझाना चाहते हैं, जो वास्तविक उत्तर हो जिधर उत्तरी ध्रुव हो, उत्तरी ध्रुव रात में आप देख सकते हैं यदि आपको पता हो कि नॉर्थ पोल स्टार जो है किधर है तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा जो ग्रिड नॉर्थ है यानी कि जो रेखाएं बनी होती हैं ग्रिड लाइन, यानी कि जो वर्गाकार रेखाएं ऊपर नीचे जाती हैं। तीसरा मैग्नेट यानी कि चुंबकीय उत्तर, जैसे चुंबक जो होता है नॉर्थ की तरफ वह कंपास की सुई को लेकर अचानक चला जाता है, वही जो है चुंबकीय उत्तर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक वेरिएशन। तो मैग्नेटिक वेरिएशन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। मैग्नेटिक वेरिएशन आप क्या समझते हैं। तो मैग्नेटिक वेरिएशन जो होता है निम्न तरीके से उसको हम समझ सकते हैं। मैग्नेटिक वेरिएशन, चुंबकीय उत्तर और वास्तविक उत्तर के बीच की कोणात्मक दूरी को मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं। इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है और जो ट्रू नॉर्थ मतलब कि जिधर नॉर्थ पोल रहता है, अगर उसको जो है मैप पर हम बनाएंगे तो उसके मतलब कोण बनेगा, कोणात्मक दूरी जितना रहेगा उसको मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं। उसको हम प्रोटेक्टर से उसका चिन्हांकित कर लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द 6 मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस। हाँ, इसके पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्ग निर्देशन दल के गठन के बारे में लिखिए। राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ नेविगेशन पार्टी। नेविगेशन अगर कहीं मार्च कर दिए हैं, चल दिए हैं सेना में, तो उत्तर है इस आंसर। इसमें 3 जवान होते हैं, देयर आर 3 सोल्जर्स इन इट। सबसे आगे चलने वाले के पीठ पर सफ़ेद कपड़ा लग रहता है, गाइड कहलाता है। जो आगे सबसे चलता है वो गाइड कहलाता है। दिशा वाला नेविगेटर कहलाता है, जो बीच में रहता है। तीसरा जो कदमों द्वारा चली दूरी को गिनता है उसको हम काउंटर कहते हैं, यानी कि जो गिनने वाला है। इस तरीके से जो नेविगेशन पार्टी बनती है। अगला क्वेश्चन है 37, राइट डाउन द 6 मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस जज करने के 6 तरीकों को लिखिए। तो पहला जो है तरीका है इकाई का तरीका से हम उसको जज करेंगे। लंबाई का तरीका है, ब्रैकेटिंग का तरीका, खंड औसत का तरीका, कुंजी श्रेणी का तरीका। इस तरह से यह
फासले यानी कि अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है राइट डाउन द टाइप्स ऑफ कंट्रोल आर्डर्स। कंट्रोल आर्डर्स कौन कौन से होते हैं? तैयारी का फायर आर्डर, अगर लड़ाई में गए हैं तो किस तरह से उच्च अधिकारी फायर के लिए आर्डर देते हैं, तो तैयारी का आर्डर फायर आर्डर आता है। उसके बाद पूरा फायर आर्डर आ जाएगा कि फायर करो, फायर। मौके का फायर आर्डर, अब मौका पर खड़े हैं और किस तरह की स्थिति बनती है तो सोल्जर्स अपने अनुसार करते हैं। सूक्ष्म फायर आर्डर और एक छोटा सा फायर आर्डर, इस तरीके से ये होता है। फिर अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द एनी 5 टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन। सेक्शन जैसे कि सबसे छोटी इकाई होती है थल सेना के सैनिकों की छोटी इकाई जो कि 10 लोगों से मिलकर बनती है, उसको अलग अलग तरीके से चलते समय लड़ाई के दौरान वो बनाते हैं। तो 5 प्रकार ही इसमें मांगा गया है। तो सिंगल फाइल फॉर्मेशन में कि एक ही जो है पंक्ति में रहते हैं सभी 10 सैनिक। फाइल फॉर्मेशन दूसरा होता है। तीसरा डायमंड के आकार का डायमंड फॉर्मेशन होता है, जो हीरा होता है उस तरह से उसको बना दिया जाता है। एरो हेड फॉर्मेशन यानी तीर के जो अगला हिस्सा है उसके अनुसार जैसा फॉर्मेशन बन जाता है। स्पीयर हेड फॉर्मेशन जिसमें कि भाला का नोक होता है उस टाइप का उसमें फॉर्मेशन बनता है। राइट डाउन द स्टेजेज ऑफ सेक्शन बैटल ड्रिल। सेक्शन बैटल ड्रिल की विभिन्न स्थितियाँ लिखो। दुश्मन के फायर आने पर कार्रवाई, दुश्मन को चिन्हित कर दुर्बल करना, आक्रमण करना, पुनर्गठन करना। तो सेक्शन बैटल ड्रिल की स्थितियाँ ऐसी रहती हैं, जो वही सेक्शन अभी सेक्शन फॉर्मेशन हम लोग जो जाने थे उसकी स्थितियाँ ऐसी रहती हैं। राइट डाउन द मेन पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड टू सेलेक्ट एन आइडियल फायर पोजीशन। चीज़ें किन किन कारणों से दिखाई देती हैं, फायर पोजीशन को जब है तो कौन कौन सी चीज़ कैसे दिखाई देती है। तो आकार है उससे दिखाई दे देगी, छाया से दिखाई दे देगी, चित्र तिमिर से दिखाई दे देगी, चमक से लाइटनिंग अचानक हो जाएगा, सतह से कोई चीज़ सतह पर है, लेवल पर है, ग्राउंड लेवल पर, हरकत से अगर कोई हिल जाएगी तो चीज़ें दिखाई देती हैं। इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री विपन्स एंड इक्विपमेंट। जो इन्फेंट्री यानी कि थल सेना के जो विपन्स हथियार हैं उसके बारे में कुछ जो है जानकारी है। 5.6 mm इंसास राइफल से फायर किए जाने वाले एम्यूनिशन के प्रकार लिखो। तो जो एम्यूनिशन यानी कि जो गोली होती है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आंसर में है बाल एम्यूनिशन यानी कि छर्रे के आकार में जो होती है गोली। दूसरा टेसर एम्यूनिशन यानी कि टेसर एम्यूनिशन लंबी वाली रहती है। इसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मोड ऑफ फायर ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल इज सिंगल शॉट एंड बर्स्ट फायर। तो 5.56 mm इंसास राइफल में फायर करने का ढंग सिंगल शॉट और बर्स्ट फायर की तरह से किया जाता है, यानी कि अचानक ही ब्रस्ट कर देना। द रैपिड रेट ऑफ फायर ऑफ LMG 650 है। किलिंग एरिया ऑफ ग्रेनेड नंबर 36 ही इज 9 मीटर। इफेक्टिव रेंज ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल इज 400 मीटर। द कैपेसिटी ऑफ मैगजीन ऑफ LMG इज 30 राउंड। जो LMG की जो कैपेसिटी है वो 30 राउंड है। इसके बाद है राइट डाउन द नेम ऑफ मेजर पार्ट्स ग्रुप्स इन विच LMG स्ट्रिप्ड। जो LMG को लाइट मशीन गन खोला जाता है वह आंसर में है बाय पार्ट ग्रुप, पिस्टन ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बट ग्रुप, बैरल ग्रुप। इसके बाद मिलिट्री हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन है। मिलिट्री हिस्ट्री। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बीच में पहली युद्ध हुआ था। इसके बाद है युद्ध कलाओं का गुरिल्ला युद्ध पद्धति के कारण शिवाजी को छत्रपति के नाम से जाना जाता है। सन 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। द प्लासी फेमस बैटल वाज फॉट इन द ईयर 1757। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ वाज बॉर्न ऑन 3 अप्रैल इन द ईयर 1914। 1914 में मानेकशॉ का जन्म हुआ था। टाइगर हिल वाज द मोस्ट डोमिनेटिंग फीचर इन द द्रास सेक्टर। जो द्रास सेक्टर है वहाँ पर डोमिनेटिंग फीचर जो है उसका है टाइगर हिल नाम की जो पहाड़ी है उसके बारे में दिया गया है। इसके बाद है
राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 6 नवरत्नाज ऑफ अकबर। अकबर के 9 रत्नों के में केवल 6 लोगों का नाम लिखना है। तो अब्दुल रहीम खान खाना पहला है, दूसरा राजा मान सिंह है, तीसरा अबुल फजल है, चौथा टोडरमल, पांचवा बीरबल और छठा तानसेन। ये 6 लोगों का नाम, जो कि 3 लोग और हैं, आपको याद रखना होगा। राइट, व्हाट इज द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता क्या है? तो यह समझौता 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य कराची में हुआ था। सिंधु जल समझौते के तहत पूर्व की 3 नदियों ब्यास, रावी, सतलज का नियंत्रण भारत को दिया गया एवं सिंधु, चिनाब, झेलम का नियंत्रण पाक को मिल गया था। अब जो कम्युनिकेशन से आपको 10 अंक आने वाले हैं, तो कम्युनिकेशन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। मैसेज इज द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। संदेश संचार प्रक्रिया का तत्व है। रेडियो रिले कैन बी ट्रेस्ड सून बाई एनिमीज। रेडियो रिले दुश्मन के द्वारा शीघ्र पकड़ा जा सकता है। टॉकिंग 1 to 1 इज टेम्परेरी इंफॉर्मेशन। आपस में बातचीत करना असंस्थागत संचार विधि है। इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। संचार की विधियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इंटरनेट इज ए न्यू टेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटरनेट नई सूचना तकनीकी है। क्वेश्चन नंबर जो 49 है उसको देखते हैं। 60 आंसर क्वेश्चन होगा। राइट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रकार लिखिए। लाइन कम्युनिकेशन आंसर में है। रेडियो रिले, दूरदर्शन, टेलीविजन, ये इसके प्रकार हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। तो इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है? तो इंटरनेट किसी वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री सभी के लिए है, यानी कोई व्यक्ति इंटरनेट पर देख सकता है, जबकि इंटरनेट की वेबसाइट की जानकारी कार्यालय तक सीमित रहती है, यानी कि कोई किसी ऑफिस या कोई बिल्डिंग है, वो लोग आपस में वेबसाइट या कोई सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वो इंटरनेट कहलाता है। क्वेश्चन सी में है, व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? संचार प्रक्रिया से क्या समझते हैं? सूचनाएं, बातों, विचारों को आपस में आदान प्रदान की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ट्रांसफरिंग टॉक्स, आइडियाज, इटीसी टू ईच अदर। इसमें क्वेश्चन आ गया है संचार विधि के भागों का नाम लिखिए। तो संस्थागत विधि और जगह संस्थागत विधि है। क्वेश्चन नंबर जो 49 का ही है, जो लास्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वायरलेस। वायरलेस कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि वायरलेस का मतलब जिसमें तार, बेतार का तार हो। रेडियो तरंग, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड तरंगे, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव तरंगे, द इंड। तो इस तरह से आपने पूरे मनोयोग से इसको पढ़ा। मुझे निश्चित है कि आप को अल्फ़ा ग्रेड मिलेगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत पहुंच सके। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।